वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। तो हमने जो फर्स्ट पार्ट देखा था हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ यानी कि मेवाड़ का इतिहास, तो उसके अंदर अपन ने क्या क्या देख लिया था। हमने देख लिया था कि मेवाड़ के अंदर सबसे पहले जो वंश आता है वो कौन सा था, ठीक है। उसके बाद किसने इसकी स्थापना की थी, गोहिल वंश, सिसोदिया वंश, सबसे संसार का सबसे प्राचीन वंश माना जाता है ये, ठीक है। फिर उसकी उत्पत्ति देख ली थी। फिर सूर्यवंशी किसने कहा, कि गुजरात के शासक शिलादित्य के वंशज किसने कहा, ईरान के नौसेका आदिल की संतानें वो किसने कहा, तो वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देखी थी। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने उसकी राजधानी देख ली थी। फिर हमने देखा कि रावल की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक कौन थे। रावल रतन सिंह के बारे में देख लिया था हमने। हमने कालभोज बप्पा रावल के बारे में देखा था, राजा अल्लट के बारे में देखा था, ठीक है। और राजा अल्लट ने हुन राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, जो राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना गया था। फिर रावल रतन सिंह के टाइम पे जो 1301 से 1303 के अंदर वो शासन करते हैं, और रावल रतन सिंह के टाइम में ही चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है। कब होता है, वो होता है 26 अगस्त 1303 को। और चित्तौड़ पे आक्रमण कौन करता है उस समय, तो अलाउद्दीन खिलजी करता है, जो कि दिल्ली सल्तनत का वो उस टाइम शासक था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे राणा हमीर सिसोदिया के बारे में। किसके बारे में, राणा हमीर सिसोदिया के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम राणा छत्र सिंह के बारे में, राणा लाखा के बारे में, ठीक है। फिर महाराणा मोकल के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं राणा हमीर सिसोदिया से। तो जो राणा हमीर सिसोदिया थे, एक सेकेंड, राणा हमीर सिसोदिया गोहिल वंश के सिसोदिया शाखा की ये शुरुआत करते हैं। कौन करते हैं, राणा हमीर सिसोदिया करते हैं। कब करते हैं, 1326 में ये गोहिल वंश के सिसोदिया शाखा की स्थापना करते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, वो होता है 1326 से 64 तक, 1364 तक। राणा की उपाधि धारण करने वाले ये सर्वप्रथम शासक थे। तो मेवाड़ के सर्वप्रथम शासक जिन्होंने राणा की उपाधि धारण की थी वो थे राणा हमीर सिसोदिया। कुंभा, तो कुंभा की जो जानकारी है वो कुंभलगढ़ प्रशस्ति से, विजय स्तंभ प्रशस्ति से और रसिक प्रिया की टीका से यहाँ से मिलती है। और रसिक प्रिया की जो टीका है वो जयदेव की गीत गोविंद के ऊपर लिखी गई है। किसके द्वारा, कुंभा के द्वारा। फिर हमीर सिसोदिया, फिर हमीर सिसोदिया के बारे में हम और जानकारी लेते हैं। कुंभा ने राणा हमीर को कुछ उपाधियां दी, जैसे कि वीर राजा की उपाधि दी, क्योंकि रसिक जो राणा कुंभा का जो ग्रंथ था रसिक प्रिया, जो टीका थी रसिक प्रिया गीत गोविंद पे, उसके अंदर राणा हमीर को कुंभा ने वीर राजा की उपाधि दी। विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन की उपाधि कुंभलगढ़ प्रशस्ति से अपन को मिलती है। ये किसको उपाधि दी थी, राणा हमीर को दी गई थी। किसके द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा। इनकी जो कुल देवी है वो कौन है, गोहिल वंश की कुल देवी जो है वो है बाणमाता। हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। बरवड़ी और बाण माता को बरवड़ी या अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। और बरवड़ी या अन्नपूर्णा माता का मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, गोहिल वंश के जो शासक थे महाराणा हमीर सिसोदिया, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। कर्नल जेम्स टोड, जिसको राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, वो क्या कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि राणा हमीर अपने समय के महान हिंदू शासक थे, यानी कि प्रबल हिंदू थे, कट्टर हिंदू थे। तो कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि राणा हमीर अपने समय के महान हिंदू शासक थे। इन्होंने यानी कि राणा हमीर सिसोदिया ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। किसको हराया था, मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। और मोहम्मद बिन तुगलक कौन था, तो यह वो था जो सल्तनत काल के अंदर जिसने शासन किया, और वो अपने समय के आगे के जो जिसने जैसे सांकेतिक जो मुद्रा होती है वो चलाई थी, कि चांदी की मुद्रा की जगह उसने जो प्लास्टिक मनी होती थी, ठीक है, और जो तांबे की जो मुद्राएं थी वो चलाई थी चांदी की मुद्राओं के, लेकिन वो उसके फेल हो जाते हैं। फिर ऐसे ही वो मध्य एशिया से राजनीतिक लाभ लेने के लिए भी वो सेना संगठित करता है, लेकिन वो जब राजनीतिक परिस्थितियां बदल जाती हैं तब भी उसका नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान की संज्ञा दी जाती है इतिहास के अंदर। और राणा हमीर सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। किसको, राणा हमीर सिसोदिया को। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि मेवाड़ का उद्धारक कौन से शासक को कहा जाता है, तो हमीर सिसोदिया को कहा जाता है। फिर हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, राणा छत्र सिंह के बारे में। किसके बारे में, राणा छत्र सिंह के बारे में।
तो राणा छेत्र सिंह मेवाड़ के शासक थे, ठीक है, जिनका कार्यकाल 1364 से 1382 तक चलता है। इन्होंने अजमेर को जीता और मेवाड़ के अंदर मिला लिया, अजमेर को जीतकर मेवाड़ के अंदर मिला लिया। देखिए ये मेवाड़ है और ये इधर अजमेर है, तो इसको जीता और मेवाड़ के अंदर शामिल कर लिया। फिर भीलवाड़ा को जीता, भीलवाड़ा को शामिल कर लिया। हाड़ौती को भी जीता, हाड़ौती को शामिल कर लिया। और इसकी जानकारी अपन को कौन से प्रशस्ति से मिलती है? एक लिंगनाथ प्रशस्ति से इसकी जानकारी मिलती है कि राणा छेत्र सिंह ने हाड़ौती को जीतकर मेवाड़ के अंदर मिला लिया। फिर 56 के मैदान क्षेत्र को जीता। यहाँ का शासक कौन था? तो यहाँ मालवा का शासक था दिलावर खां। उसको मार दिया किसने? राणा छेत्र सिंह ने, और मेवाड़ के अंदर इसको मिला लिया। फिर एक दासी थी किसी? राणा छेत्र सिंह की, ठीक है, जिसका नाम था खातिन, और उसके जो पुत्र थे चाचा और मेरा, ये इस दासी के पुत्र थे जिसके संबंध राणा छेत्र सिंह के साथ थे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसकी वजह से मेवाड़ और मालवा संघर्ष आरंभ हो जाता है। फिर आते हैं हमारे राणा लाखा जी। कौन आते हैं? राणा लाखा जी। तो राणा लाखा का जो कार्यकाल होता है वो 1382 के बाद से 1421 तक होता है, और राणा छेत्र सिंह के बाद इनका कार्यकाल आता है। या इनका राणा लाखा का जो अन्य नाम है वो क्या है? राणा लक्ष्य सिंह है। क्या नाम है? राणा लक्ष्य सिंह। पूछा तो नहीं जाएगा आपसे, लेकिन आपको ऐसे ध्यान रखना। जावर की खान की खोज हुई थी किनके? राणा लाखा के समय। तो लाखा, तो आप सोच सकते हैं जैसे कि लाखा है, हाँ, तो चांदी की या शीशा और जस्ता की खान की खोज हुई थी राणा लाखा के समय। जावर की खान की खोज हुई थी। तो ये खान खोजने के बाद से क्या हुआ, जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी मेवाड़ की उसमें वृद्धि हुई। शीशा, जस्ता, चांदी निकलने लगी जावर की खान से, ठीक है। तो इससे अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई। पिछला झील का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण बिच्छू मार बंजारों ने अपने बैलों की स्मृति के अंदर बनवाया था। बिच्छू मार और चिड़िया मार बंजारों ने, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो बैल थे उनके वो डूबकर मर गए थे, इस वजह से पिछोला झील का निर्माण करवाया। किसके काल में करवाया? राणा लाखा के काल में करवाया था। यहां पर एक नटनी का चबूतरा भी है, ठीक है, पिछोला झील के किनारे, जिसका नाम था गलकी। नटनी का नाम था गलकी, ठीक है। तो ये नटनी का चबूतरा यहाँ पर क्यों है? क्योंकि वो जो नटनी थी वो रस्सी के ऊपर चलती थी, हाथ में लकड़ी लेकर, जो आजकल नुक्कड़ पे नाटक होते हैं, ठीक है। तो एक रस्सी पे एक औरत चलती है या फिर एक लड़का हाथ में डंडा लेकर वो चलता है, ठीक है। तो उस समय ये चला था। तो ये नटनी क्या वो खेल दिखाती थी। तो किसी ने राजा को बोला, राणा लाखा को, कि ऐसे ऐसे एक औरत है, ठीक है, नटनी है, जो ऐसे रस्सी बांध कर उसके ऊपर चलती है। तो लाखा जी को विश्वास नहीं हुआ, तो बोलते हैं कि ठीक है। तो वो पिछोला झील को अगर पार कर देती है तो आधा राज्य राणा लाखा नटनी के नाम कर देंगे। तो ऐसे मंत्री सब सदमे में आ गए, ठीक है, ऐसे तो राज्य चला जाएगा, ठीक है। तो वो एक जो पिछोला झील है उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक रस्सी बांधकर वो चलने लगी। जैसे वो आधी झील को पार कर चुकी थी तो मंत्री सब टेंशन में आ गए कि ये तो अब आधा वो तो चला जाएगा राज्य, ठीक है। तो वो क्या है, रस्सी को कटवा देते हैं। तो रस्सी को कटवा देते हैं तो वो नटनी इसके अंदर डूब के मर जाती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर नटनी का चबूतरा बनाया गया। यहाँ पर जगमहल भी है और जिसके अंदर जग मंदिर बना हुआ है। पिछोली गांव में निर्मित होने के कारण इस झील का नाम पिछोला झील बना। और राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह यहाँ की जो प्रशस्ति है, ठीक है, वहां पर देखने को मिलता है। अब राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह किस प्रकार होता है, ठीक है। तो ये मेवाड़ और ये मारवाड़। तो मारवाड़ का शासक वहां तब कौन था? तो राव चूड़ा था। और राव चूड़ा की जो पत्नी थी वो थी किशोरी देवी। क्या था? किशोरी देवी। इनके एक पुत्र होता है कान्हा और रणमल इनके पुत्र थे। और दूसरी पत्नी से राव चूड़ा को हंसाबाई उत्पन्न होती है, ठीक है। तो जो राव चूड़ा है वो चाहते हैं कि हंसाबाई का विवाह जो राणा लाखा है उनके पुत्र चूड़ा से हो। किससे हो? चूड़ा से। लेकिन यहां से जो नारियल जाता है वो ले जाकर किसको दे देता है? राणा लाखा के हाथ में थमा देते हैं। अब राणा लाखा के हाथ में थमा देते हैं तो राणा लाखा सोचते हैं कि इनकी 75 साल की उम्र थी, तो बोले कि बुढ़ापे के अंदर मेरे से कौन मजाक कर रहा है। तो अब इनको नारियल थमा दिया तो हंसाबाई का विवाह इनसे हुआ। राणा लाखा बोला कि चूड़ा तू कर ले, नारियल वाले तो सब बकवास बातें हैं, तो कर ले विवाह। तो चूड़ा बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार अगर मेरे पिताजी के हाथ में नारियल चला गया तो विवाह भी इनके साथ ही होगा। तो ये भड़क गया राव चूड़ा, जो कि मारवाड़ के शासक थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनसे वचन लिया राव चूड़ा से कि आप शासक नहीं बनोगे, और जो राणा लाखा और हंसाबाई के
संबंध से जो पुत्र उत्पन्न होगा, जो संतान उत्पन्न होगी, उसको मेवाड़ का शासक बनाया जाएगा। तो इस शर्त के साथ राणा लाखा का जो विवाह है वो हंसाबाई के साथ हो गया। इसलिए चूड़ा ने ब्रह्मचर्य का तपस्या कर ली। ठीक है, तो मेवाड़ का भीष्म पितामह और मेवाड़ का राम अगर किसी को कहा जाता है तो वो चूड़ा को कहा जाता है, जो राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे। ठीक है, 1421 ईस्वी में राणा मोकल राजा बने, जो कि हंसाबाई और राणा लाखा की संतान थी। 1421 के अंदर राणा मोकल राजा बन गए। तो इस प्रकार हंसाबाई और राणा लाखा का विवाह हुआ, चूड़ा को भीष्म पिता कहा गया और राणा मोकल 1421 के अंदर राजा बन गए शर्त के अनुसार। फिर जो राणा मोगल हुए उनका शासनकाल होता है 1421 से 33 तक, मतलब 12 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। इनका विवाह सौभाग्य देवी से होता है। इनके जो पुत्र होता है सौभाग्य देवी और महाराणा मोगल का, वो होता है महाराणा कुंभा, और इनका जो संरक्षक था वो था राव रणबल। त्रिभुवन नारायण मंदिर और भोज मंदिर, जिसको समिदेश्वर या मोगल मंदिर भी कहा गया, उसका पुनर्निर्माण महाराणा मोगल ने करवाया। इनके जो दरबारी विद्वान थे योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट इनके दरबारी विद्वान थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महाराणा मोगल के जो दरबारी विद्वान थे वो कौन थे, तो योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट इनके दरबारी विद्वान थे। प्रमुख शिल्पी इनके समय कौन था, तो फना, पना और मना। ठीक है, जिसके अंदर ना आए वो महाराणा मोगल के समय के शिल्पी थे, ये आपको ध्यान रखना। प्रमुख घटना इनके समय क्या होती है, तो जीलवाड़ा अभियान होता है कहाँ पर, गुजरात के अंदर। कब होता है, 1433 के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, महाराणा मोगल की हत्या कर देता है कौन, चाचा और मेरा। तो हमने डिस्कस किया था चाचा और मेरा कौन थे, तो जो महाराणा छत्र सिंह थे, राणा छत्र सिंह थे, उनकी जो दासी थी खातिन, उनके पुत्र थे चाचा और मेरा। तो मैपा पंवार के सहयोग से चाचा और मेरा महाराणा मोगल की हत्या कर देते हैं, तब जीलवाड़ा अभियान के दौरान, जो कि गुजरात में होता है। फिर इनका बदला लेने के लिए जो राव रणबल था, जो महाराणा कुंभा का संरक्षक था, ठीक है, वो मैपा पंवार को मार देता है और चाचा और मेरा को भी मार देते हैं। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है महाराणा कुंभा। कौन है, महाराणा कुंभा। तो ये मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं, महाराणा कुंभा। इनका जो शासनकाल है वो 1433 से 1468 तक रहता है। कब रहता है, 1433 से 1468 तक। इनकी जो उपाधियां थी, राजगुरु, छापगुरु, महाराजाधिराज, टोडरमल। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो भू राजस्व व्यवस्था को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चलाया था, इस वजह से इनका नाम क्या पड़ा, टोडरमल। क्योंकि टोडरमल अकबर के समय जो वित्त मंत्री था। इनकी जो प्रमुख उपाधियां की जो जानकारी मिलती है वो कहाँ मिलती है, एक तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर मिलती है और एक मिलती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर। इन्होंने कुल 108 उपाधियां धारण की थी। कितनी, 108 उपाधियां। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि धारण की, क्योंकि ये संगीत प्रेमी थे। ठीक है, हिंदू सुल्तान, महान हिंदू शासक होने के कारण इन्होंने ये उपाधि धारण की। हाल गुरु, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण इन्होंने हाल गुरु की उपाधि धारण की। राणो रासो, साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण इन्होंने राणो रासो की उपाधि धारण की। ये सारी उपाधियों की जानकारी अपन को कहाँ से मिलती है, विजय स्तंभ प्रशस्ति के अंदर, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। अब इनका आरंभिक जीवन देख लेते हैं कि इनका आरंभिक जीवन कैसा था। इनके जो संरक्षक थे, हमने देखा कि राव रणबल थे, ठीक है, जो कि मारवाड़ के शासक थे। राघव देव की हत्या करवा दी थी इन्होंने, ठीक है, जो राणा लाखा के पुत्र थे। फिर ये मेवाड़ हो गया, ये मारवाड़ हो गया। तो ये जो इन दोनों का जो संक्रमण क्षेत्र था वो था गोंडवाना प्रदेश। यहाँ से ही ज्यादातर आक्रमण होते थे। मेवाड़ के जो शासक थे वो महाराणा कुंभा थे और मारवाड़ के जो शासक थे वो राव जोधा थे। हंसाबाई की मध्यस्थता से, हंसाबाई कौन थे, राणा लाखा की पत्नी थी और महाराणा मोगल की माता थी। ठीक है, तो हंसाबाई की मध्यस्थता से मेवाड़ और मारवाड़ के अंदर आंवल बावल की संधि संपन्न होती है। कौन सी संधि, आंवल बावल की संधि। किसकी मध्यस्थता से, हंसाबाई की मध्यस्थता से। ठीक है, किस किसके मध्य, मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य। मेवाड़ का शासक उस टाइम कौन था, तो महाराणा कुंभा था। मारवाड़ का शासक कौन था, तो राव जोधा मारवाड़ का शासक था। राव जोधा की पुत्री संगार देवी का विवाह कुंभा के ज्येष्ठ पुत्र रायमल से किया गया इस संधि के शुरू। ठीक है, तो राव जोधा की जो पुत्री थी संगार देवी, जो कि मारवाड़ का शासक था, कुंभा जो मेवाड़ का शासक था, उसके बड़े पुत्र रायमल से इसका विवाह किया गया अमलबाई की संधि के दौरान। अब देखते हैं इनके महाराणा कुंभा के सैनिक अभियान। कौन से सैनिक अभियान।
तो इनके जो सैनिक अभियान है, जो प्रथम विजय ये हासिल करते हैं वो माउंट आबू आबू विजय हासिल करते हैं। अब आबू विजय हासिल कैसे करते हैं? तो ये आबू के ऊपर होने वाला आक्रमण के कारण। और आबू पे आक्रमण किसने किया था? तो आबू पे आक्रमण शासक शेषमल ने किया था। ठीक है, शासक शेषमल ने आबू पर आक्रमण किया था। मेवाड़ी आक्रमण के कारण क्या थे? मेवाड़ी गांवों पर अधिकार कर लिया था और मेवाड़ पर इसी दिशा से आक्रमण ज्यादा होते थे। ठीक है, तो जो मेवाड़ का शासक लाखा थे, ठीक है, उनके सेनापति थे नाहर सिंह डोडिया। नाहर सिंह डोडिया के नेतृत्व में आबू पर आक्रमण किया गया और आबू पर विजय हासिल कर ली गई शासक शेषमल को हराकर। तो ये कुंभा की प्रथम विजय मानी जाती है। इसी विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने 2 दुर्गों का निर्माण करवाया सिरोही के अंदर। कहाँ पर? सिरोही के अंदर 2 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें एक दुर्ग था अचलगढ़ दुर्ग और दूसरा था बसंती या बसंतगढ़ दुर्ग। तो ये 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं कि सैनिक अभियान महाराणा कुंभा के जो सैनिक अभियान थे, ठीक है, तो प्रथम विजय आबू विजय मानी जाती है और आबू विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने 2 दुर्गों का निर्माण करवाया। कहाँ पर करवाया? वर्तमान के सिरोही राज्य के अंदर, सिरोही जिले के अंदर। ठीक है, जिसमें एक जो दुर्ग है वो था अचलगढ़ दुर्ग और दूसरा था बसंत या बसंतगढ़ दुर्ग। ठीक है, फिर इनकी नागौर विजय देखते हैं। कौन सी विजय देखेंगे? नागौर विजय। तो नागौर विजय, नागौर दुर्ग में एक तो था शम्स खां और एक था नासिरुद्दीन। ठीक है, तो शम्स खां महाराणा कुंभा के पास जाता है कि महाराणा कुंभा जी, मेरे को आप सपोर्ट कर दीजिए शासक बनने में नागौर का। ठीक है, तो मैं आपकी अधीनता स्वीकार कर लूंगा और आपसे संधि कर लूंगा। तो कुंभा की मदद से शम्स खां नागौर का शासक बन गया। ठीक है, लेकिन कुंभा जो यह शम्स का क्या होता है, फिर बाद में अपनी औकात पे आ जाता है। औकात पे आने के बाद ये संधि को तोड़ देता है। ठीक है, संधि का उल्लंघन कर देता है। तो कुंभा आक्रमण कर देता है किस पे? शम्स खां पे, और शम्स खां को भगा देता है, हराकर भगा देता है। तो शम्स खां कहाँ चला जाता है? गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है? गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के पास। तो यहां से नागौर विजय हो जाती है महाराणा कुंभा की। फिर है गुजरात विजय। अब कहां पर चला गया? जो शम्स खां है वो कहां पर चला गया? गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के पास चला गया। ठीक है, ये दोनों प्लान बनाते हैं, संधि करते हैं आपस में कि अपन दोनों मिलके महाराणा कुंभा को हरा देंगे और मेवाड़ को आधा आधा बांट लेंगे। तो ये संयुक्त आक्रमण करते हैं मेवाड़ के ऊपर। ठीक है, तो मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करते हैं, लेकिन महाराणा जो कुंभा है वो इन दोनों को हरा देता है। ठीक है, और शम्स खां यहाँ मारा जाता है। तो शम्स खां का चैप्टर यहाँ पे क्लोज, शम्स खां चैप्टर क्लोज। ठीक है, फिर आते हैं मांडू और मालवा विजय। यहाँ से कुतुबुद्दीन भग जाता है। कहाँ पर? मांडू और मालवा के जो शासक है महमूद खिलजी प्रथम के यहाँ भग जाता है। ठीक है, फिर महमूद खिलजी प्रथम मेवाड़ पर कुल 5 बार आक्रमण करता है। तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि जो मांडू और जो मालवा का जो शासक थे महमूद खिलजी प्रथम, वो मेवाड़ पर कुल कितनी बार आक्रमण करते हैं? तो 5 बार आक्रमण करते हैं और 5 बार ये महाराणा कुंभा के द्वारा हार जाता है। ठीक है, तो हार जाता है तो कुंभा के साथ इनका एक युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध 1437 के अंदर, जिसके अंदर ये बुरी तरह से हार जाता है। फिर इसको महाराणा कुंभा 6 महीने तक बंदी भी बना लेते हैं। कितने महीने तक? 6 महीने तक इनको बंदी बना लेते हैं। फिर 6 महीने बाद इसको रिहा कर देते हैं, बोले जा, तुझे मृत्युदान दिया, जीवन दान दिया। ठीक है, इसकी जानकारी अपन को कहाँ से मिलती है? तो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ की से मिलती है। और इसी के उपलक्ष्य के अंदर जो मांडू और मालवा विजय है, इसी विजय के उपलक्ष्य के अंदर इन्होंने, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। अब क्या होता है कि अब कुतुबुद्दीन, यहाँ से तो कुतुबुद्दीन बच गया। ठीक है, तो यहाँ से तो कुतुबुद्दीन बच गया क्योंकि भग गया था। फिर यहाँ से बच गया महमूद खिलजी प्रथम, क्योंकि रिहा कर दिया था उसको 6 महीने बंदी बनाकर। इन दोनों ने संधि कर ली जिसका नाम था चंपानेर की संधि। और वो कब करता है? वो 1456 में करता है। कब करता है? 1456 के अंदर। 1456 में कुतुबुद्दीन, ठीक है, जो कि गुजरात का शासक था जिसको कुंभा ने हरा दिया था, और मालवा का जो शासक था महमूद खिलजी प्रथम, उन दोनों के मध्य चंपानेर की संधि होती है 1456 में। तो ये संधि करते हैं कि हम कुंभा को हरा देंगे। ये दोनों मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं, लेकिन कुंभा ने फिर से इनको हरा देता है दोनों को। ठीक है, और इसी विजय के उपलक्ष्य में कुशाल माता का मंदिर निर्माण करवाते हैं। कहाँ पर? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, महाराणा कुंभा। तो ये थी महाराणा कुंभा की प्रमुख विजय, नागौर विजय, गुजरात विजय, मांडू या मालवा विजय और आबू विजय। आबू विजय महाराणा कुंभा की प्रथम विजय मानी जाती है, जिसके उपलक्ष्य में विजय के उपलक्ष्य में अचलगढ़ दुर्ग, बसंती या बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते हैं, और मालवा विजय के उपलक्ष्य के अंदर विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। और जो चंपानेर की संधि होती है
कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी प्रथम के दौरान, और फिर वो दोनों जब आक्रमण करते हैं मेवाड़ के ऊपर, और उन दोनों को भी हराने के बाद कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाते हैं महाराणा कुंभा। कहां पर? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, फिर आते हैं इनके ग्रंथों के बारे में। इनके ग्रंथों के बारे में जान लेते हैं एक बार। वीर विनोद, तो ये कौन लिखते हैं? ये लिखते हैं श्यामल दास ददीवाड़िया जी। ठीक है, वीर विनोद की ग्रंथ रचना की थी श्यामल कवि राजा श्यामल दास ददीवाड़िया ने। मेवाड़ के ये लिखते हैं वीर विनोद के अंदर कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता अगर किसी को कहा जाता है तो वो महाराणा कुंभा को कहा जाता है, क्योंकि इसका जो प्रवेश द्वार है वो सर्पिलाकार बनवाया गया था। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा। बैराट दुर्ग का निर्माण भीलवाड़ा के अंदर अगर किसी ने करवाया तो वो कौन थे? हमारे महाराणा कुंभा जी थे। बोहमठ दुर्ग का निर्माण करवाया उदयपुर के अंदर। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम रखा। ठीक है, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण जैसे कि आबू विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, और बसंती और बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण, ठीक है, आबू विजय जो महाराणा कुंभा की प्रथम विजय मानी जाती है उसके उपलक्ष्य, विजय के उपलक्ष्य के अंदर सिरोही आबू के अंदर ये बनाया गया। सारंगपुर के युद्ध के विजय पर विजय स्तंभ का निर्माण और विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया, क्योंकि यहां पर मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम, ठीक है, सॉरी खिलजी नहीं था वो, महमूद खिलजी प्रथम को हराकर विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ या विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। कौन करवाते हैं? महाराणा कुंभा। ठीक है, तो जो महाराणा कुंभा है वो मालवा विजय के उपलक्ष्य के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। इसका निर्माण 9 मंजिला करवाते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। इसके जो लेखक थे, यहाँ पर एक प्रशस्ति भी है जिसको बोलते हैं जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिसका लेखक कौन थे? अत्रिभट्ट लिखते लिखते इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका जो प्रशस्ति है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, उसको पूर्ण किसने किया था? तो महेश भट्ट ने किया था। तो विष्णु स्तंभ को या विजय कीर्ति स्तंभ को हिंदू मूर्तियों का अजायबघर कहते हैं, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहते हैं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। भारत सरकार द्वारा डाक टिकट 1949 में जारी किया गया था, जो राजस्थान की प्रथम इमारत है जिसके ऊपर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था 1949 के अंदर। इसकी चौड़ाई 24 फीट है जबकि ऊंचाई 120 फीट है। इसके जो पुनर्निर्माता है वो महाराणा सौरभ सिंह है। कौन है? महाराणा सौरभ सिंह है। इसके जो वास्तुकार हैं वो 1440 से 48 तक इसका निर्माण किया, मतलब 8 साल लगे। जेता, नापा, मोमा और पुंजा, इसके 4 वास्तुकार हैं। तीसरी मंजिल पे 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। क्या? तीसरी मंजिल पर जैसे 3 से अल्लाह, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जो कीर्ति स्तंभ है उसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इनके काल में मंत्री धनक शाह ने शिल्पी देपाक से रणकपुर जैन प्रशस्ति या चौमुखा मंदिर बनवाया था। कुशाल माता का मंदिर भी बनवाया था। किसके द्वारा? कुंभा द्वारा, भीलवाड़ा के अंदर। कुंभा जी का विधानुराग या साहित्य कला, तो उन्होंने संगीत गुरु, इनके जो कुंभा जी के जो संगीत गुरु थे वो कौन थे? सारंग व्यास थे। चित्रकला के गुरु जैनाचार्य हीरानंद थे। इनके जो दरबारी विद्वान थे वो कौन कौन थे? अत्रिभट्ट, महेश भट्ट, कान्हा व्यास, जयचंद्र सूरी, सुंदर सूरी, मंडन जो कि शिल्पी था, सोमदेव, सोमसूरी, ये प्रमुख विद्वान थे जो महाराणा कुंभा जी के दरबार के अंदर रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? कान्हा व्यास ने कुंभा के दरबार में रहकर एक लिंग महात्म्य की रचना की थी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एक लिंग महात्म्य की रचना किसने की थी, तो वो कान्हा व्यास ने की थी। किसके शासनकाल में की थी? तो महाराणा कुंभा के शासनकाल में की थी, क्योंकि वे उसके दरबारी विद्वान थे। फिर इसका जो लेखक है कुंभा को भी माना जाता है। किसके? एक लिंग महात्म्य के जो लेखक है उसको कुंभा को भी माना जाता है। इन्होंने 2 टीकाएं लिखी। किसने? महाराणा कुंभा ने। एक तो जयदेव की गीत गोविंद पर, ठीक है, जिसका नाम है रसिक प्रिया, और दूसरा है चंडी शतक पर टीका। आप मुझे बताओ कि चंडी शतक के लेखक कौन है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए चंडी शतक का लेखक कौन। महाराणा कुंभा ने काम शास्त्र पर कामराज रतिसार नामक ग्रंथ लिखा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि महाराणा कुंभा ने काम शास्त्र पर कौन सा ग्रंथ लिखा, तो वो कामराज रतिसार ग्रंथ लिखा।
संगीत शास्त्र पर आधारित जो ग्रंथ है कुंभा के, वो 4 ग्रंथ है। कौन कौन से? संगीत राग, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा और एक होता है सूर प्रबंध। तो एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था एक बार कि इनमें से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो संगीत राग, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध। तो सूर प्रबंध की जगह संगीत प्रबंध दे दिया था, जो कि वो गलत था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। फिर जो संगीत राज है वो 5 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित है। कौन कौन से 5 भाग है वो है, एक तो है पाठ्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत, वाद्य और रस रत्न कोश। संगीत राज 5 भागों में विभाजित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और संगीत राज महाराणा कुंभा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। इनके समय के प्रसिद्ध जो शिल्पी थे वो कौन थे? मंडन थे, जिनके द्वारा कुछ ग्रंथ रचित किए गए, जैसे कि राजवल्लभ, रूप मंडन, कोदंड मंडन, वेद मंडन, सगुन मंडन, प्रसाद मंडन। ठीक है, तो ये प्रमुख अलग अलग, जैसे शिल्प शास्त्र पर अलग था, मूर्ति पे अलग, धनुष पे अलग, आयुर्वेद पे अलग, ज्योतिष पे अलग, भवन पे अलग। तो ये प्रमुख ग्रंथ थे किसके द्वारा? प्रसिद्ध शिल्पी मंडन के द्वारा रचित। कुंभा वीणा वादक भी थे। ठीक है, जैसे कि जो समुद्रगुप्त थे, गुप्त वंश के शासक, ठीक है, वो भी वीणा वादक थे, क्योंकि उनके सिक्कों पर उनको वीणा बजाते हुए देखा गया था। तो वैसे ही कुंभा को भी वीणा बजाने का शौक था। ठीक है, और इनकी एक पुत्री थी रमाबाई, जो महान संगीतज्ञ थे। ठीक है, जिसको वागेश्वरी की उपाधि दी गई थी, संगीत के महान संगीतज्ञ होने के कारण। ठीक है, तो आज हम यहां तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कुंभा का अंतिम समय में क्या हुआ। ठीक है, चलो ये भी देख लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो से रायमल से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में रायमल से पढ़ेंगे, तो ये देख लेते हैं थोड़ा सा। और लेट तो नहीं हो रहे आप? ज़्यादा लंबी तो नहीं हो गई क्लास? ठीक है, तो देख लेते हैं। तो कुंभा का जो अंतिम समय था, उसके समय अंतिम समय में उन्माद यानी कि मानसिक स्थिति उनकी खराब हो गई थी महाराणा कुंभा की। ठीक है, उन्माद नामक जो रोग था वो मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, इसलिए उनको बेड़ियों में जकड़कर मामादेव कुंड के अंदर रखा था। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो मामादेव कुंड था, उसके अंदर बेड़ियों के अंदर जकड़कर रखा गया था। इनके पुत्र थे रायमल और उदा। तो उदा ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, उदा बड़े पुत्र थे जिन्होंने महाराणा कुंभा की हत्या कर दी। कब? 1468 में, जब महाराणा कुंभा 71 साल के थे। इसलिए मेवाड़ के अंदर पितृहंता के रूप में अगर किसी को जाना जाता है, तो वो महाराणा कुंभा के जो पुत्र थे उदा, उसको जाना जाता है पितृहंता के रूप में। फिर जो उदा की जो मृत्यु होती है, वो बिजली गिरने से उदा की मृत्यु हो जाती है, और जो नया शासक बनता है वो बनता है रायमल। ठीक है, जो कि उदा का छोटा भाई था। 1471 से 1509 तक ये शासन करता है। रायमल ने एकलिंग नाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, जबकि इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। रायमल की जो पत्नी थी उसका नाम था संगार देवी, जिसको महारानी की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि? महारानी की उपाधि। तो ये हमने देखे कुंभा का अंतिम समय, उनके पुत्र, और फिर शासक कौन बनता है। ठीक है, तो रायमल शासक बन जाते हैं। ठीक है, तो हम रायमल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने इस पूरा वीडियो देखा। ठीक है, और अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।